हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने चला रखा है बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स। अब हम जल्दी लेके आएंगे केवीएस के क्वेश्चन भी। तो हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास। हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास क्या, गति पढ़ी थी, उसका वेग पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, रे के संवेग पढ़ा था, रे के संवेग संरक्षण नियम पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टक्कर। टक्कर भी हम पढ़ेंगे। एक तो जो हम निर्देश तंत्र अब तक पढ़ते आए हैं और उसे कहते हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, और दूसरा होता है सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र, जिसमें सेंटर ऑफ मास को मूल बिंदु मान लेंगे। उसके बाद हम उस निर्देश तंत्र में टक्कर को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि टक्कर होती क्या है। तो आपने सुना होगा कि आज एक बस और एक जीप टकरा गई, तो क्या है? टक्कर है। एक कोई वस्तु किसी से टकरा जाए, ये टक्कर है। ये पेन है, इस बोर्ड से टकरा गया, ये टक्कर है। मैं इसको मार रहा हूं, ये टक्कर है। तो ये टक्कर आम जिंदगी में हम समझते हैं जब दो वस्तुओं का कोई आपस में भिड़ना, ये टक्कर कहलाता है। लेकिन भौतिकी में ये इसके साथ साथ ही जब दो वस्तु आपस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी टकराए तो भी टक्कर होती है। वो इस प्रकार होती है, मान लो ये कोई नाभिक है, इस पे हम कोई प्रोटॉन भेज रहे हैं। तो जब ये प्रोटॉन यहां पे पहुंचेगा तो प्रतिकर्षण के कारण ये इससे नहीं टकराएगा। ये या तो ऐसे मुड़ जाएगा, ये फिर वापस आ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, इस प्रकार निकल जाएगा, इससे टक्कर नहीं करेगा। इससे पहले ये मुड़ जाएगा, लेकिन ये इससे भिड़ेगा नहीं, लेकिन ये इससे टक्कर करता है। ये टक्कर कहलाता है। जब ये भिड़ता नहीं है, आपस में मिलते नहीं है, आपस में चिपकते नहीं हो, तो भी टक्कर होती है। ये बिना भिड़े हुए टक्कर है। तो ये तो थी टक्कर। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं, जब ये टक्कर होगी, कोई भी कण होगा, ये कोई कण है और ये कोई दूसरा कण है, जब ये आपस में टकराएंगे तो ये कण हो जाएगा, मान लो ये m1 है, ये m2 है। यदि ये पहले v वेग से जा रहा था, u1 वेग से जा रहा था, ये u2 वेग से जा रहा था, अब ये v1 वेग से जाएगा और ये v2 वेग से जाएगा। लेकिन अब देखिए, ये टक्कर से पूर्व की बात है, ये टक्कर से पूर्व, और ये टक्कर के बाद है, टक्कर के बाद। तो देखिए, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद जो संवेग होता है, हमने रेखीय संवेग संरक्षण नियम पढ़ा था। जो संवेग होता है P बराबर mv, ये टक्कर से पूर्व का कुल संवेग। कुल संवेग का मतलब है इसका संवेग प्लस इसका संवेग, और टक्कर के बाद का संवेग इसका संवेग प्लस इसका संवेग। ये क्या होता है? संरक्षित रहता है, यानी बदलता नहीं है। और इसी के साथ गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, इसकी टोटल गतिज ऊर्जा है। तो यह गतिज ऊर्जा है। तो कणों में टक्कर करते हैं तो पहले इसका संवेग जो था, अब उसका संवेग बदल जाएगा। इसका मतलब है कि ये कण टक्कर करने पर आपस संवेग का विनिमय करते हैं, आपस में संवेग का आदान प्रदान करते हैं। ये इसको संवेग दे देगा तो इसका कारण इसका वेग v2 हो गया, इसका एक वेग हो गया। इसका मतलब है इसका वेग u1 था पहले, इसका वेग u2 था। ये मान लो इसने अपना वेग का 1% इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा u1 माइनस 1%, u1 का 1%, और ये हो जाएगा u2 प्लस u1 का 1%, ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने अपना संवेग इसको, इसने अपना वेग इसको दे दिया, इसके कारण इसका संवेग बढ़ गया। तो ये है संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है, तो संवेग का विनिमय टक्कर के कारण होता है, और साथ में होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का विनिमय और संवेग का विनिमय ही टक्कर है। तो टक्कर की परिभाषा लिख लीजिए, जब दो कण या पिंड आपस में टकराते हैं तो उनके संवेग व ऊर्जा में ऊर्जा का विनिमय होता है, जिसे ही भौतिकी में टक्कर कहते हैं। ये परिभाषा है। वैसे टक्कर तो आप सबको पता है, आपस में भिड़ना टक्कर है। तो ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे टक्कर, इसके बाद टक्कर के नीचे ये भी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको हटाते बस, ये हो जाते हैं इसके वेग, ये हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो थी टक्कर। अब देखते हैं टक्कर कितने प्रकार की होती है। तो टक्कर होती है दो प्रकार की,
एक होती है प्रत्यास्थ टक्कर और एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। तो एक इलास्टिक होती है, एक इनइलास्टिक होती है। देखिए, एक तो होती है प्रत्यास्थ टक्कर, लिखो प्रत्यास्थ टक्कर, और एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। टक्कर दो प्रकार की होगी, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। तो इनमें क्या फर्क है कि अप्रत्यास्थ टक्कर किसको कहेंगे और प्रत्यास्थ टक्कर किसको कहेंगे? तो हमने अभी पढ़ा है कि टक्कर क्या है, ऊर्जा और संवेग का आपस में विनिमय करना। जब कण आपस में ऊर्जा और संवेग का विनिमय करते हैं तो टक्कर होती है। इसका इसका मैंने अभी बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि कण आपस में भिड़े तो इनका संवेग परिवर्तन होगा। संवेग परिवर्तन बिना भिड़े भी हो सकता है। इस एग्जांपल से तो अब देखिए, जो प्रत्यास्थ टक्कर है इसमें एक तो संवेग संरक्षित रहता है, दूसरा एनर्जी, वो भी काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है कि प्रत्यास्थ टक्कर वह टक्कर होती है जिसमें संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं, अर्थात टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा तथा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा बराबर होती है। ये होती है प्रत्यास्थ टक्कर। तो फिर अप्रत्यास्थ टक्कर रहेगी, जो संवेग है वो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी संवेग टक्कर से पूर्व टक्कर के बाद का संवेग बराबर रहेगा, लेकिन जो ऊर्जा है वो बराबर नहीं होती। टक्कर के बाद उसकी ऊर्जा बदल जाती है। टक्कर से पहले जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कहां जाती है? जैसे मान लो ये कोई बस है, ये कोई बस छोड़ो, हम कण ही ले लेते हैं। ये कोई कण है m1, ये कोई दूसरा कण है m2। तो जब ये आपस में टक्कर करते हैं तो क्या होगा? जैसे मान लो ये गोली है, ये गोली है और ये दीवार है, ये है दीवार, ये है दीवार। जब ये गोली इसके टकराती है तो ये गोली जाएगी, ऐसे आएगी गोली और यहां की रुक जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और दीवार पहले से रुकी हुई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये एनर्जी कहां गई? ये एनर्जी गई इसके तापमान बढ़ाने में। इसका मतलब क्या होगा? ये गोली गर्म हो जाएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो गई ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। तो इसी प्रकार जब कोई टक्कर होती है तो कुछ ऊर्जा तापमान के रूप में, कुछ ध्वनि के रूप में इस प्रकार निकल जाती है, जिससे टक्कर से पहले की ऊर्जा के बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा बराबर नहीं होती। तो ये तो थी अप्रत्यास्थ टक्कर। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। ये दो प्रकार की, एक तो एक आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर और एक होगी पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। तो आंशिक में क्या होगा? सेम होगा, यहां भी P कांस्टेंट होगा, E बराबर नहीं होगा इसमें। लेकिन जब दो कण होंगे, ये m1 होगा, ये m2 होगा, तो ये टक्कर कर लेंगे, तो उसके बाद इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करेंगे तो जो दो कण हैं m1 और m2, ये टक्कर करके आपस में चिपक जाएंगे और ये बड़ा कण बना लेंगे जिसका द्रव्यमान m1 प्लस m2 के बराबर होगा। तो जब इस प्रकार की घटना होगी जिसमें ऊर्जा बराबर नहीं हो, संवेग बराबर हो और आपस में कण चिपक जाए, तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है और ये आंशिक टक्कर है। तो ये थी टक्कर की बात। अब आप परिभाषा लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए टक्कर आपने लिख ली। उसके बाद लिखिए टक्कर दो प्रकार की होती है, प्रत्यास्थ टक्कर। पहला टॉपिक डालिए, पहला टॉपिक डाल के लिखिए प्रत्यास्थ टक्कर।
और इसमें लिखिए इलास्टिक कोलिजन, इसमें लिखिए वह टक्कर या इस प्रकार की टक्कर जिसमें संवेग संरक्षित रहता है तथा संवेग के साथ ही टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद, बराबर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, यह है प्रत्यास्थ टक्कर। उसके बाद लिख लीजिए अप्रत्यास्थ टक्कर। इस प्रकार की टक्कर में संवेग तो संरक्षित रहता है, इस प्रकार की टक्कर में संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। टक्कर से पूर्व की ऊर्जा टक्कर के बाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है क्योंकि उसमें कुछ लॉस हो गया क्यू के रूप में, तो टक्कर के बाद की ऊर्जा के रूप में लॉस हो गया। इसके आगे लिखिए तथा टक्कर के बाद ऊर्जा का कुछ भाग तापमान या ध्वनि या अदर ऊष्मा रूप में या अदर ऊर्जा के रूप में, अदर ऊर्जा के रूप में निकल जाता है। तो ये तो थी अप्रत्यास्थ टक्कर। इसके बाद ये और लिख लीजिए यदि टक्कर के पश्चात, यदि टक्कर के पश्चात दोनों कण, यदि टक्कर के पश्चात दोनों कण आपस में चिपक जाते हैं तो वह टक्कर, यदि टक्कर के पश्चात दोनों कण आपस में चिपक जाते हैं तो वह टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। तो अब हम पढ़ेंगे टक्कर के बारे में कि टक्कर में किस प्रकार टक्कर करने के बाद उनका वेग कैसे बदल जाएगा और सब कुछ क्या होगा। तो इसके लिए हमें दो निर्देश तंत्र ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, दो निर्देश तंत्र ले रहे हैं, एक प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और एक द्रव्यमान निर्देश तंत्र। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के में, और उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक बीम में सम्मुख टक्कर, वो भी प्रत्यास्थ। तो टॉपिक डालिए एक बीम में, एक बीम में, एक बीम में सम्मुख, एक बीम में सम्मुख प्रत्यास्थ, एक बीम में सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो यह टॉपिक डालिए एक बीम में सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, कोष्टक में लिख लीजिए प्रयोगशाला, प्रयोगशाला निर्देश, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। तो यह टॉपिक डालिए, इसके बाद हम करते हैं शुरू। तो देखिए हमने लिख लिया प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में मैं बना रहा हूं, आप लिखिए। माना दो कण, माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, लिखिए माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है तथा जिनके प्रारंभिक वेग u1 व u2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक बीम में वन डायमेंशन, सिर्फ x डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि एक्स वाई डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ x में पढ़ेंगे तो एक दिशा में होंगे। तो जिनके प्रारंभिक वेग u1 व u2 है, उसके बाद लिखिए ये तथा टक्कर के पश्चात उन कणों के द्रव्यमान v1 और m2 हो जाएगा v2। m1 m2 पहले वाले द्रव्यमान के बराबर ही है, तो ये हो गया v2। जो m1 द्रव्यमान था उसका वेग अब v1 हो गया और जो m2 द्रव्यमान था उसका वेग अब v2 हो गया। ये टक्कर के बाद की बात है, तो इतना लिख लिया। माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 m2 है तथा टक्कर से पूर्व उनके वेग u1 u2 है तथा टक्कर के पश्चात उनके वेग v1 v2 होते हैं तथा एक ही दिशा में है, इसलिए इसे एक विमीय सम्मुख, एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो ये थी थोड़ी बात टक्कर की। अब हमें क्या करना है, टक्कर प्रत्यास्थ लगानी है। और प्रत्यास्थ टक्कर क्या थी,
संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित है। तो ये टक्कर से पूर्व, ये है टक्कर से पूर्व, और ये है टक्कर के बाद, टक्कर के पश्चात, ये है टक्कर के पश्चात। तो अब देखिए टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ, इसका मतलब संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित है। सीधी इसका डेरिवेशन आए तो बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टक्कर के बाद इनके वेग क्या हो जाएंगे। सिर्फ ये निकालना है कि टक्कर के बाद इनकी वेग क्या हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, संवेग का और ऊर्जा का दोनों का संरक्षण नियम लगाएंगे और सोल्व करेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो लिखिए संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण नियम से क्या होगा, टक्कर से पूर्व संवेग क्या होगा, m1u1 और m2u2 बराबर टक्कर के बाद का संवेग m1v1 और m2v2। अब देखिए हम इसे रीअरेंज भी अभी कर लेते हैं। m1 वाली तरफ एक साइड, तो m1 यहां पर जाएगा u1, ये साइड आएगा ये v1, इस साइड हो जाएगा m2, ये v2, और ये साइड जाएगा तो माइनस u2। समीकरण नंबर 1। ये क्या था, संवेग संरक्षण। अब क्या लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण। तो लिखिए ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण नियम से कोष्टक में लिखिए कि प्रत्यास्थ टक्कर है, इसलिए हम ये ऊर्जा संरक्षण लगा रहे हैं, नहीं तो ऊर्जा संरक्षण नियम नहीं लगेगा, प्रत्यास्थ टक्कर है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 तो 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1v1 स्क्वायर 1/2 m2v2 स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आगे डाल देते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि m1 और m2 वाली टर्म एक साइड, इसमें देखिए 1/2 कैंसिल, दोनों साइड 1/2, इसलिए 1/2 कैंसिल। अब देखिए टर्म लिखते हैं m1 वाली, तो m1 u1 स्क्वायर, इस साइड से ये जाएगा v1 स्क्वायर बराबर m2 u1 सॉरी v2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस ये साइड आ जाएगा u2 स्क्वायर। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो लगाते हैं m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग दे दें तो हमें पता है कि ये वाली टर्म दोनों साइड से हट सकती है, इसलिए हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1 हट जाएगा, क्या बचेगा u1 प्लस v1 बराबर इस साइड होगा m2 v2 माइनस u2, तो m2 v2 माइनस u2 हट जाएगा, क्या बचेगा v2 प्लस u2, तो ये हो जाएगा v2 प्लस u2। ये समीकरण नंबर 3। इसको भी नहीं देते, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v1 और v2। हम देखना चाहते हैं कि टक्कर के पश्चात इन जो द्रव्यमान m और m2 हैं उनका वेग क्या हो जाएगा। तो टक्कर के पश्चात हम पहले मान रख रहे हैं v2 का, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 माइनस u2। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को समीकरण नंबर 1 में रख दें तो यहां से v2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा v1, और u1 u2 हमें पता है कि टक्कर से पूर्व किस वेग से टकरा रहे हैं। तो समीकरण नंबर 3 को 1 में रख रहे हैं, समीकरण 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो यहां से लिखते हैं m1, ये हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 का मान ये हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2, और ये देखिए माइनस u2 है, ये देखिए माइनस u2 है, ये माइनस u2। अब हम इसको करते हैं सोल्व, तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा m1 u1, ये हो जाएगा m1 v1 बराबर, ये हो जाएगा m2 u1, ये हो जाएगा m2 v1, और देखिए u2 u2 माइनस 2u2, और ये गुणा हो जाएगा तो माइनस 2 m2 और u2। हमें मान निकालना है v1 का, तो v1 वाली टर्म एक साइड, तो ये माइनस की v1 टर्म और एक है ये प्लस की v1 टर्म, तो इस टर्म को हम ले जा रहे हैं इस साइड। तो देखिए इस साइड क्या बचेगा, ये बचेगा m1 u1, ये बच गया, और इसको हम ला रहे हैं इस साइड, ये हो जाएगा m2 u1, और इसको भी ला रहे हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा 2 m2 u2, और ये टर्म गई इस साइड, ये हो जाएगा m2 v1 प्लस m1 v1। अब देखिए आ गया v1, तो v1 का यहां से मान निकालेंगे, इस साइड लिख रहे हैं, v1 का मान निकालते हैं। तो देखिए उस साइड v1 कॉमन लेंगे तो बचेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इस साइड देखिए इसमें दोनों में u1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2, 2 m2 u2। अब देखिए v1 क्या आ जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 बटा m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, और यहां से u2 को हम लिख रहे हैं बाहर ताकि ये टर्म सही समझ में आ जाए। ये मान किसका है, ये मान है v1 का। हमें पता चल गया कि टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान का वेग क्या होगा, टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान का वेग क्या होगा, ये होगा। इसी प्रकार यदि ये v2 का मान निकाल के रखे हैं, इसी की जगह हम v1 का मान निकाल के समीकरण 3 में रखते तो क्या आता, सेम ही आता। इसी प्रकार सेम आता, v1 की जगह u1 हो जाता, u1 की जगह u1 की जगह u2 हो जाता, u2 की जगह u1 हो जाता, सेम है। तो v1 की जगह जब v2 लिखेंगे, v1 की जगह v2 लिखेंगे तो बराबर होगा m1 की जगह m2 माइनस m2 की जगह m1 बटा m1 प्लस m2। हम इसको तो प्लस को आगे पीछे लिखेंगे तो सेम ही आएगा, तो इसलिए m1 प्लस m2, और u1 की जगह u2 प्लस 2 m2 की जगह m1, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और u2 की जगह u1। तो ये मान आया है, ये आया है किसका, v2 का, यानी m2 द्रव्यमान का टक्कर के पश्चात क्या वेग होगा, वो ये होगा। हम समीकरण नंबर 3 हो गई, समीकरण नंबर 4, और ये समीकरण नंबर 5। हम लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 टक्कर के पश्चात के वेग को दर्शाते हैं। समीकरण 4 व 5 टक्कर के पश्चात के वेग को प्रदर्शित करती हैं। टक्कर के पश्चात वेग को प्रदर्शित करती हैं।
तो अब देखिए हम लगा रहे हैं इसमें केस कि यदि द्रव्यमान बराबर हो तो क्या हो, यदि इसका एक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो तो क्या हो, यदि एक कण रुका हुआ तो क्या हो। तो हम लगा रहे हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस। ये वीडियो बड़ा जरूर हो गया, लेकिन इसमें समझने वाली इसी खास बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल 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 डेरिवेशन है जो आपको आसानी से समझ आएगी। तो केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट, जब द्रव्यमान समान हो, जब द्रव्यमान समान हो। द्रव्यमान समान होने का मतलब क्या है कि m1 बराबर m2। यदि टकराने वाले कणों का द्रव्यमान बराबर हो कि यानी m1 और m2 बराबर हो, तो टक्कर के पश्चात उनका वेग किस प्रकार होंगे हम वो देखना चाहते हैं। तो v1 का मान क्या आएगा, टक्कर के पश्चात का वेग m1 द्रव्यमान का, m1 बराबर m2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 0 बटे ये 0, ये बचेगा 2m2। m2 की जगह हम लिख रहे हैं m1। तो ये देखिए 2, m2 किसके बराबर है, m1 के, m1 m1 m2 किसके बराबर है, m1 के, और ये क्या आ जाएगा u2। तो देखिए ऊपर 2m1 और नीचे m1 प्लस 2m1 और 2m1 कैंसिल, यानी v1 बराबर क्या है u2। इसका मतलब क्या है कि जो पहला कण है v1 किसका द्रव्यमान किसका वेग है m1 का, तो m1 है जो u2 वेग से, यानी जो दूसरा कण था उस वेग से चलने लग जाएगा। एक बार v2 और देखिए, v2 में m1 बराबर m2 रखेंगे तो यहां देखिए m2 और m1 बराबर, तो ये 0 प्लस 2m1 और m1 प्लस m1 प्लस m1, और ये क्या है u1। तो वही m1 2m1 2m1 और 2m1 कैंसिल किया जाएगा u1, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि v2 बराबर u1। इसका मतलब क्या है कि जब द्रव्यमान समान हो, यानी ये m का हो और ये भी m का हो, तो टक्कर के पश्चात यदि इसका वेग u1 है और इसका वेग u2 है, तो जो पहला कण है द्रव्यमान तो समान है, लेकिन जो पहला कण है अब वो चलेगा u2 से, और जो दूसरा कण है m1 वो चलेगा अब u1 से। ये टक्कर से पहले है, ये टक्कर के बाद है, टक्कर से पूर्व और ये टक्कर के पश्चात। तो हम लिख सकते हैं कि जब द्रव्यमान समान हो तो टक्कर के पूर्व के वेग आपस में बदल जाते हैं, टक्कर के पश्चात। तो ये तो था जब द्रव्यमान समान हो। अब हम लिखें कि जो m2 द्रव्यमान है वो स्थिर अवस्था में, तो लिखते हैं इसी में आगे, जब द्रव्यमान m2 है वो स्थिर अवस्था में। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं साथ साथ तो आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, जब द्रव्यमान m2 स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में हो। अब देखिए m2 स्थिर अवस्था का क्या मतलब है कि जो u2 है वो 0 है, यानी m2 नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है u2 0 है। इस साइड में कणों को और बढ़ा देता हूं, तो ये है m1, ये है m2 और ये है m1 और ये है m2। ये चल रहा था v2 से, ये चल रहा है v1 से, ये चल रहा है u2 से, और ये चल रहा है u1 से, इस प्रकार। अब देखिए जब द्रव्यमान m2 स्थिर है, ये स्थिर है, तो इसका मतलब ये चल नहीं रहा, इसका मतलब है कि u2 0 है। जब u2 0 है तो वेग किस प्रकार बदलेंगे, तो v1 देखिए u2 0, तो u2 0 इसका मतलब ये कंप्लीट 0 बचेगा, क्या ये, तो ये बच गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये तो होगा u1। और जब v2 की बात करेंगे तो v2 क्या होगा,
U2 जीरो, तो यानी ये जीरो बच गया ही, ये बचेगा 2m1 U1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब देखिए ये तो थे कि जब कण स्थिर हो, अब यदि इसी में हम ये कंडीशन लगा दे, क्या कंडीशन लगा दे कि जो m1 और m2 है वो क्या है, आपस में बराबर है, यदि ये और हो तो क्या होंगे, तो देखिए V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, m1 और m2 बराबर, तो ये जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, तो यानी V1 जीरो। और जो U2 होगा, नहीं सॉरी V2 होगा, इसमें रखिए 2m और m प्लस m, 2m से 2m कैंसिल, ये बचेगा U1। इसका मतलब क्या है कि जब ये पहला कण था m1, ये दूसरा कण था m2, तो टक्कर के पश्चात क्या होगा, ये m1 और ये m2, यहां पे m1 और m2 हमने बराबर माने, यदि ये U1 है और ये U2 बराबर जीरो है, यानी ये स्थिर है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये तो चलेगा V1 जीरो, यानी ये कण तो रुक जाएगा, जो पहले चल रहा था वो अब रुक जाएगा, और जो पहले रुका हुआ था वो अब U1 वेग से चलेगा, ये U1 वेग से चलेगा, यानी दो कण है ये टक्कर करेंगे, जो जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा, और जो चल के टक्कर मार रहा था वो वही रुक जाएगा। जैसे आपने कभी कंचे खेले होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई कंचे रखे होते हैं हम मारते हैं, तो क्या होता है कि हमारे कंचे तो जस्ट उसी जगह रुक जाती है और उसकी कंची आगे निकल जाती है, तो वो इसी टाइप की घटना है, कंचे दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, एक कंचा U2 जीरो रुका हुआ है और दूसरा कंचा उस वेग से चल देता है। तो ये था जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो। तो इसके साथ हम एक चीज और भी पढ़ते हैं कि जो m1 द्रव्यमान है वो m2 को कितनी काइनेटिक एनर्जी देता है। यदि हम ये पढ़ें कि दोनों के द्रव्यमान समान है, इसमें ये और लिख लीजिए कि कण m1 द्वारा m2 को दी गई गतिज ऊर्जा, कितनी गतिज ऊर्जा देंगे, E की बराबर E के या E फाइनल क्या होगा, 1/2 m2 V2 स्क्वायर बटा 1/2 m1 U1 स्क्वायर, तो V2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, U1 स्क्वायर। हम इस केस के लिए पढ़ रहे हैं कि जब U2 जीरो हो और द्रव्यमान समान हो, तो देखिए E है बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m2, V2 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी 1/2 m1 आएगा यहाँ, तो V2 का मान क्या हो जाएगा, U1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 m1 U1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि जो m1 द्रव्यमान है वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी m2 को दे देता है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी m1 की जीरो, यानी कण रुक जाएगा, और m2 को दे दी और सारी दे दी, तो जिस वेग से m1 आ रहा था उस वेग से अब m2 चलने लगेगा। तो ये घटना थी। इसके बाद एक केस और है, ये केस सेकंड था। अब हम पढ़ेंगे केस थर्ड कि जब द्रव्यमान m2 है वो बहुत ज्यादा भारी हो, जब द्रव्यमान m2 बहुत ज्यादा भारी हो, जब द्रव्यमान m2 m1 की तुलना में बहुत भारी हो, तो क्या होगा कि m2 होगा मच ग्रेटर देन m1। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, हमें निकालना है V1 और V2। तो V1 में हम क्या रखेंगे
M2 और M1 की वैल्यू, तो V1 क्या होगा M1 माइनस M2 और बटा M1 प्लस M2। तो देखिए M2 की तुलना में M1 बहुत कम है, तो हम लिख सकते हैं, और तो जो ये M1 है ये M2 की तुलना में बहुत कम है, तो हम लिख, तो देखिए M1 और माइनस M2 है, तो M2 की तुलना में M1 नेगलेट है और यहाँ पे M1 की तुलना में M2 नेगलेट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस M2 बटे M1 और U1 सॉरी M2 प्लस यहाँ देखिए 2M2 और M2 की तुलना में M1 बहुत कम है, तो इसका मतलब M1 को छोड़ देंगे, हम बचेगा M2 और यहाँ बचेगा U2। तो ये देखिए ये M2 से M2 कैंसिल, ये M2 से M2 कैंसिल, ये आ गया माइनस U1 प्लस 2U2। ये पहले कण का है, सेम दूसरे कण का, जब दूसरे कण का निकालेंगे तो M2 की तुलना में M1 नेगलेट है, इसको छोड़ दिया, M1 प्लस M2, M2 की तुलना में ये नेगलेट है तो इसको छोड़ दिया, तो M2 बटा M1 बटा इंटू U2, M2 बटा M2 इंटू U2। ये देखिए 2M1 बटा M1 प्लस M2 जी क्या लिखेंगे M2, इसके आगे आप ये भी लिख लीजिए कि M2 प्लस M1 होगा वो लगभग वापस M2 के बराबर होगा, और इसके गुण हम क्या है U1। तो देखिए ये हो गया U2, और देखिए इसको देखिए ये कम है और ये बहुत ज्यादा है, जब कम में बहुत ज्यादा भाग देंगे तो ये संख्या बहुत छोटी आएगी, इसका मतलब U1 ये नेगलेट, तो U1 के साथ वाली टर्म नेगलेट, तो V2 क्या आ जाएगा U2। अब इसी में हम ये केस लगा दें कि इफ U2 0, यानी जब कण M2 था वो रुका हुआ है, यदि ये रुका हुआ है तो इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा V1 बराबर U2 को 0 कर दीजिए, U2 को 0, तो ये हो जाएगा माइनस U1, और जो दूसरा है V2 U2 0, तो यानी V2 बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि जो M1 कण है वो U1 वेग था, और जो M2 कण है उसका वेग U2 0 था, तो जो M1 कण है वो माइनस U1 वेग से अब गति करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये द्रव्यमान M2 है, मान लो ये द्रव्यमान M2 है और ये द्रव्यमान M1 है, तो ये कण इससे टकराएगा, इसका मतलब यही है कि U1 वेग से गया, और इसका मतलब क्या है कि V1 है जो माइनस U1 वेग से वापस आ गया, तो इसका मतलब है कि ये माइनस U1 वेग से आ गया, और जो V2 था वो पहले भी 0 था, U2 0 था, अब V2 0 है, इसका मतलब अब भी 0 है, टक्कर के पहले भी 0 था और टक्कर के बाद भी 0 है। इस प्रकार है कि मान लो कोई बॉल है और हम पृथ्वी फेंक दे तो पृथ्वी बिल्कुल नहीं खिसकती, जो बॉल हम फेंकते हैं उसके टकराते हैं तो वो टक्कर के पश्चात वापस उसी दिशा में आ जाती है, यदि वायु का घर्षण नेगलेट हो तो जितनी ऊंचाई से हम गेंद को फेंकते हैं ये वापस उतनी ही ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। तो इसका मतलब है यही है कि ऐसे ही है जिसको ट्रक खड़ा है और आप सिर्फ जाके बोले टन, इसका मतलब ट्रक को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फूटेंगे आप वापस आएंगे तुरंत, टिकते ही आप आएंगे वापस तुरंत। तो ये वही घटना है, तो इसमें लिख लीजिए इस प्रकार की टक्कर में कण वापस आ जाता है, ये टक्कर आपने रदरफोर्ड वो पढ़ा होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कि 20,000 अल्फा कणों को किसी नाभिक पे बौछार करते हैं तो उसमें एक कण वापस लौट आते हैं, ये वही टक्कर है कि ये कण गया नाभिक की कुछ नहीं हुआ और ये कण वापस आ गया, तो ये वो घटना है। तो ये तो टक्कर थी आज प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, और अब हम पढ़ेंगे ये टक्कर द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल, और जितने भी आपके साथी हैं कोई बीएससी फर्स्ट ईयर वाला तो उनको जरूर जोड़ लीजिए। धन्यवाद।